हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे, समराइज करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं समराइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ जानना बहुत 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 ज़रूरी है आगे का टॉपिक समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स? सो जल्दी समराइज कर लेते स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, जिसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स? एक रेजिस्टर रहता है, ठीक है ना, और इसके अक्रॉस हम लोग लगाते हैं एसी सोर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, वो एट एनी टाइम टी मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, आप बोल सकते हो सर आपने ई क्यों नहीं लिखा, पहले तो ई लिखा था। तो स्टूडेंट्स, आप ई लिखो, वी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एट टाइम टी। और ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। सो अक्रॉस द रजिस्टर है, इसलिए मैंने यहां पे आर लिखा। ठीक है, तो ये मैंने आर मल्टीप्लाई नहीं किया, ये जस्ट समझाने के लिए कि अक्रॉस द रजिस्टर, अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, तो करंट तो सेम फेज में आया था, तो इसका फेज क्या है? ओमेगा टी एट टाइम टी। तो करंट का फेज क्या होगा एट टाइम टी? ओमेगा टी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हम लोग ये याद रखेंगे, हम लोग ये याद रखेंगे कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका फेज और करंट का फेज हमेशा सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, इसका फेज और इसका फेज हमेशा सेम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट करते रहना है। आई नॉट क्या आया था स्टूडेंट्स? आई नॉट आया था ई नॉट बाई आर। आई नॉट आया था ई नॉट बाई आर। और आई आर एम एस क्या होगा स्टूडेंट्स? सो आई आर एम एस इक्वल्स टू क्या होगा? ई आर एम एस। आई आर एम एस क्या था? रिलेशन क्या था? आई आर एम एस था आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है ना? सो आई नॉट के जगह पे आप लिख सकते हो ई नॉट बाई आर। तो लिख लेते हैं आई नॉट के जगह पे ई नॉट बाई आर। बट वी नो दैट ई आर एम एस इज ई नॉट बाई रूट टू। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो ई आर एम एस बाई आर। ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। आप चाहो तो यहां पे ई नॉट ना लिख के वी नॉट आर लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे ई आर एम एस ना लिख के वी आर एम एस लिख सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे V लिखा ना E लिखा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। सो ये वाला भी हम लोग याद रखेंगे कि आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस बाई आर फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और यहाँ पे करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इन फेज होता है, इन फेज होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है ना? तो इसमें था एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस लिया था हम लोगों ने L, और इसके अक्रॉस हम लोगों ने एसी सप्लाई दिया था। ठीक है ना? सो ध्यान देते रहिए।
तो मान लेते हैं एट एनी टाइम t पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज दिस। तो इसमें करंट स्टूडेंट्स, इसमें करंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर के साथ फेज में होता है क्या? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये हम लोग भूल नहीं सकते कि इसमें करंट लैग करता है, लैग करता है। इसका जो भी फेज होगा, इसका जो भी फेज होगा, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, इसका जो भी फेज होगा ये π/2 फेज लैग करता है। यस और नो स्टूडेंट्स? यस यस। नेक्स्ट, यहां पे I0 क्या था स्टूडेंट्स? यहां पे I0 क्या था? V0L बाय XL था। हम लोग भूल नहीं सकते स्टूडेंट्स, ये सब भूलने से नहीं होगा। इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक्सएल से। और एक्सएल इक्वल्स टू क्या था स्टूडेंट्स? ओमेगा एल, और यू कैन राइट 2πfl। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे आप E0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट IRMS। IRMS क्या था स्टूडेंट्स? हम लोगों ने निकाला था, जैसे कि यहाँ पे IRMS इक्वल्स टू VRMS बाय R है, तो यहाँ पे IRMS क्या होगा? VRMS या ERMS बाय इसका, इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एक्सएल। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, और हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर से लैग करता है बाय फेज एंगल π/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसमें एक कैपेसिटर लिया था जिसका कैपेसिटेंस है C, और इसके अक्रॉस AC सोर्स लगाया था हम लोगों ने। ठीक है ना? तो मान लेते हैं एट एनी टाइम t पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज Vc इक्वल्स टू V0C साइन ऑफ ओमेगा t। एट एनी टाइम t हम लोगों ने माना कि फेज था ओमेगा t। किसका? पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स करंट क्या इसके साथ फेज में रहता है? नो, इसमें करंट लीड करता है, लीड बाय फेज एंगल π/2। इसमें करंट लीड करता है बाय फेज एंगल π/2। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, यहाँ पे I0 क्या था स्टूडेंट्स? क्या था? I0 क्या था? E0 बाय E0 लिखो, V0 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है ना? मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, बाय क्या होगा स्टूडेंट्स? XC, और XC क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाय कैपेसिटर इन AC सर्किट। ठीक है ना? इसका वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स? ओमेगा C था या 1/ओमेगा C था? 1/ओमेगा C था। व्हाट इज ओमेगा? इट्स 2πf। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। देन IRMS, IRMS क्या आया था स्टूडेंट्स? VRMS बाय XC, VRMS बाय XC। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम लोग ये बात याद रखेंगे कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट फेज में होता है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप से करंट लैग करता है बाय फेज एंगल π/2, और इसमें करंट लीड करता है बाय फेज एंगल π/2। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इट्स रेजिस्टेंस, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। ठीक है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? और एक चीज
सो ओमेगा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे अगर आप इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना, क्योंकि ये y इक्वल्स टू mx फॉर्म में है ये इक्वेशन, ठीक है ना। y इक्वल्स टू m के जगह पे 2 पाई l रख देता हूं और x के जगह पे f। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx फॉर्म में इक्वेशन होने से ग्राफ कैसा आता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे तो इंडक्टिव, ये तो बार बार इंडक्टिव बोल रहे हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्लियरली दिख रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे अगर हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा स्टूडेंट्स? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो भी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब चीज आपको ऑलरेडी याद है बहुत अच्छा, अगर थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है तो अभी थोड़ा मतलब क्लियर कर लीजिए उसको, सब कुछ याद रख लीजिए। अगर ये सब याद है तो बाकी आज का क्लास स्टूडेंट्स मतलब आपके लिए बहुत 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 इजी लगने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग आज का मेन टॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहला एग्जांपल, ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। तो स्टूडेंट्स हेनरी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है। वी नो दैट SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, ठीक है। सो आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है, इट इज 25 मिली हेनरी, यानी कि 25 मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 हेनरी, ठीक है स्टूडेंट्स। इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये 220 वोल्ट क्या है? इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अच्छा ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं 220 वोल्ट में आता हूं। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. If the frequency of the source is 50 Hz, यहां से समझ में आ जाता है सोर्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, दैट मीन्स कैसा सोर्स है स्टूडेंट्स? एसी सोर्स है, एसी सोर्स है। और एसी सोर्स में अगर कांस्टेंट वोल्टेज का बात कर रहा है, मतलब ये क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स? ये क्या वैल्यू है? इट इज RMS वैल्यू, या इसको आप वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? सो ये है RMS वैल्यू, ठीक है। एसी सोर्स में पहले भी मैंने ये बात बोला था, ठीक है। एसी सर्किट में अगर कांस्टेंट बात करता है और ये मेंशन नहीं करता है कि ये क्या वैल्यू है, इसका मतलब वो है RMS वैल्यू, ठीक है। 220 वोल्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब ये कैसा वैल्यू है? RMS वैल्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। और सोर्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम लोग निकालना क्या है? फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड RMS करंट। तो सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं, वेरी इजी। इट इज XL इक्वल्स टू क्या था? ओमेगा L, ओमेगा इक्वल्स टू क्या था? 2 पाई FL। तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 3.14, फ्रीक्वेंसी के जगह पे 50 विच इज गिवन, एंड L इज इंडक्टेंस विच इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3। क्या निकाला आपने? इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज बेसिकली इफेक्टिव रेजिस्टेंस
ऑफ एन इंडक्टर। तो क्या हुआ, इसका यूनिट ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है, आरएमएस करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है कि इंडक्टर के अक्रॉस सोर्स लगाया गया है। ठीक है, तो इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट आरएमएस करंट क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, इट इज Vrms बाई एक्सएल। Vrms बाई एक्सएल, कोई प्रॉब्लम नो। लेकिन Vrms तो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है सर, आप तो पागल कर दोगे, एक बार ERMS लिखते हो, एक बार Vrms लिखते हो। तो आपको स्टूडेंट्स एक ही लिखना है, यहां पे अगर ERMS तो यहां पे ERMS। ठीक है, और यहां पे Vrms लिखोगे तो यहां पे भी Vrms लिखना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ERMS क्या है 220, एक्सेल क्या है, जो यहां पे मिलेगा वो बिठा देंगे, आ गया IRMS। ठीक है, ऑब्वियसली करंट है तो यूनिट क्या होगा, एम्पियर। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A coil has an inductance of 1 Henry. A coil is an inductance. Students, inductance किसका प्रॉपर्टी था, coil का प्रॉपर्टी था, याद है ना, सोलेनॉइड का प्रॉपर्टी था, टोरॉइड का प्रॉपर्टी था। तो इंडक्टर ना बोल के काफी बार आपको ऐसा सिचुएशन मिल सकता है जहां पे आपको डायरेक्ट कॉइल बोला गया। सो कॉइल इज एन इंडक्टर, सोलेनॉइड इज एन इंडक्टर, टोरॉइड इज एन इंडक्टर। समझ में आया ना स्टूडेंट्स। ए कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। अच्छा, मीन्स L इक्वल्स टू 1 हेनरी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टर का रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दिया हुआ है 3142 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कौन सा फ्रीक्वेंसी में इंडक्टर का रिएक्टेंस 3142 ओम होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को मतलब बोलूंगा ध्यान देने के लिए। स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था, ओमेगा एल था, या आप बोल सकते हो 2 पाई FL। तो स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रिएक्टेंस आप क्लियरली देख सकते हो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सेम इंडक्टर विल वेरी। बट रजिस्टर के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, रजिस्टर के केस में ऐसा नहीं है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। बट इंडक्टर का रिएक्टेंस, देन कैपेसिटर का रिएक्टेंस, वो सब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सेम इंडक्टर का अलग अलग इंडक्टिव रिएक्टेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी। समझ में आया स्टूडेंट। सिमिलरली सेम कैपेसिटर का अलग अलग कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी, लेकिन सेम रजिस्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस कभी नहीं होगा। ये सब चीज भी आप दिमाग में रख सकते हो। तो क्वेश्चन में पूछा कौन सा फ्रीक्वेंसी में ये रिएक्टेंस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सएल के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई FL इक्वल्स टू 3142। ठीक है, so यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 3142 दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। सो यहां से फ्रीक्वेंसी क्या होगा 3142 बाई 2 पाई L। ठीक है, L तो दिया हुआ है 1 हेनरी, तो फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। समझ में आया। नेक्स्ट वाला देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला देखते हैं। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर मतलब क्या पूछा स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस पूछा। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर मतलब क्या, कैपेसिटेंस पूछा। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर which has the same reactance at that frequency,
विच हैज द सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहां से फ्रीक्वेंसी क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैं ज्यादा काटकुट नहीं करूंगा, इट्स 3142/2 लिख देता हूं बिकॉज एल इज 1, एल इज 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो एल इज 1। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे जानते हैं व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब निकालना क्या है कैपेसिटेंस का, सॉरी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटी मतलब बेसिकली कैपेसिटेंस। ठीक है, which has the same reactance at that frequency, same reactance मतलब Xc equals to 3142 ohm, which is the same reactance। तो यहां पे जो रिएक्टेंस था यहां पे भी सेम रिएक्टेंस है at that frequency, मतलब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी था वही यहां पे है। निकालना क्या है कैपेसिटेंस, तो आराम से निकाल सकते हो। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू 1/ω/c, या आप लिख सकते हो 1/2πfc। ठीक है ना। सो Xc यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू 1/2πfc। सो इम्प्लाइज C क्या होगा स्टूडेंट्स, C इधर आया, X इधर आया, 1/2πf मल्टीप्लाइड बाई Xc। फ्रीक्वेंसी पता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता है, बिठाएंगे कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा। सब कुछ ऐसा ही में बिठाएंगे तो कैपेसिटेंस किस में होगा, फराड में होगा। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या था स्टूडेंट्स, फराड। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड रेजिस्टर इन सीरीज। सो ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, AC circuit containing inductor and resistor in series। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं LR सीरीज सर्किट। ठीक है, LR सीरीज सर्किट। तो ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। तो यहां पे एक होगा इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है मान लेते हैं L, और एक होगा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R। एंड क्लियरली यू कैन सी दैट they are in series, they are connected one after another। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एसी सप्लाई करेंगे, मतलब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया? सो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। Let alternating EMF applied across the combination of inductor and resistor। Let alternating EMF applied across the combination of inductor and resistor, ठीक है, is E equals to A naught sin of omega t। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग को पता है, बहुत बार बोल चुका हूं। व्हाट इज E हियर, दिस EMF एट टाइम t।
ठीक है, व्हाट इज ई नॉट, इट इज मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेंट्रेट, ये जो है इसका ईएमएफ है एट टाइम टी ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, मान लेते हैं इसके अक्रॉस, इन दोनों का तो एंड पॉइंट्स अलग अलग है, सीरीज पैरेलल ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना स्टूडेंट्स। तो सीरीज में तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा ना, एंड पॉइंट्स अलग अलग। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल एट टाइम टी, पोटेंशियल डिफरेंस एट टाइम टी या पोटेंशियल ड्रॉप एट टाइम टी है VL, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एट टाइम टी है VR। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। क्या ड्रॉ करेंगे? फेजर डायग्राम। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी। कॉन्सेंट्रेट। तो स्टूडेंट्स, जो भी करंट होगा, दोनों में से तो करंट एट एनी टाइम टी, जो भी करंट होगा सर्किट में, इंडक्टर से और रेजिस्टर से तो सेम ही करंट जाएगा। क्यों? बिकॉज इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर इन सीरीज में तो स्टूडेंट सेम करंट फ्लो होता है। यस और नो? सो ध्यान दीजिए, फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो ये है करंट का फेजर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। फेजर क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है करंट का फेजर, मतलब इसका लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेजर ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेजर ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर करंट के साथ फेज में होता है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर करंट के साथ फेज में होता है, ठीक है ना। सो फेज में अगर होगा, इसका मतलब इसी लाइन में होगा, सिंपल। जस्ट आपका लास्ट क्लासेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लेंथ क्या हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का मैक्सिमम वैल्यू, नॉट लिखा, ठीक है। अभी मुझे इसका फेजर ड्रॉ करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर का फेजर ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो पहले पढ़ाया, आज भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है। इंडक्टर के केस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर से या वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर से करंट लैग करता है। कितना लैग करता है? π/2। करंट लैग करता है मतलब क्या? आप बोल सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर लीड करता है। समझ में आया ना? सो ध्यान से सुनना है। सो इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग करता है, दैट मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है। तो लीड करता है कितना? ध्यान से देखिए, ये करंट, तो ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? करंट लैग करता है बाय π/2, और यू कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है बाय π/2। तो लीड होगा तो इधर जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। थोड़ा बड़ा कर दे क्या? एक सेकेंड।
ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर का फेजर। फेजर का लेंथ कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो। तो आप देख सकते हो करंट जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर के साथ फेज में है, और इंडक्टर से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर से लैग कर रहा है, पीछे है। इस ओर जाना मतलब आगे जाना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ओर जाना मतलब लीड करना। सो करंट रजिस्टर के केस में फेज में और इंडक्टर के केस में लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे है। कितना एंगल पीछे है? π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स। हम लोग को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन याद है, ऑब्वियसली याद है ना? सो ध्यान देते रहना है। अभी रिजल्टेंट बनाना है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। इस फेजर का और इस फेजर का, ये वाला ये तो करंट का फेजर है, ये वाला करंट का फेजर है। तो ये वाला फेजर और ये वाला फेजर का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा इस फेजर का। मतलब कॉम्बिनेशन जो ईएमएफ है, कॉम्बिनेशन कंबाइंड जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ अप्लाइड द कॉम्बिनेशन है, द ईएमएफ अप्लाइड द कॉम्बिनेशन है, उसका फेजर होगा इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट। ध्यान देना है स्टूडेंट्स। तो रिजल्टेंट निकालते हैं। बना देंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान देते रहना है, बहुत इजी। इसको मैं यहां पे देता हूं V0 R। ठीक है, सो बन गया पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट कौन होगा स्टूडेंट्स? डायगोनल। रिजल्टेंट कौन होगा? ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, इंडक्टर का फेजर एंड रजिस्टर का फेजर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर का फेजर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का फेजर का रिजल्टेंट। ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द combination, potential drop across the combination, which is phasor of EMF. This resultant vector is the potential drop across the combination, which is EMF. तो अब ये क्या है स्टूडेंट्स? ये अप्लाइड EMF का फेजर है। समझ में आया? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, EMF का फेज एट टाइम टी तो पता है। EMF का फेज एट टाइम टी कितना माना हम लोगों ने? ओमेगा टी। तो ये एंगल है बेसिकली फेज एट टाइम टी। EMF का फेज एट टाइम टी, तो ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। ठीक है ना? और स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि EMF अप्लाइड से करंट लैग कर रहा है, पीछे है ना? ईश्वर है मतलब पीछे, ईश्वर है मतलब आगे है, ईश्वर है मतलब लैग कर रहा है, ईश्वर है मतलब लीड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, करंट जो है, करंट ये वाला करंट का फेजर अप्लाइड EMF के फेजर से लैग कर रहा है। कितना एंगल से लैग कर रहा है? तो मान लेते हैं लेट दिस एंगल बी फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। तो डायरेक्ट ये फिगर कॉपी करने का कोशिश नहीं करना है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने ड्रॉ किया वैसे ही स्टेप फॉलो करके ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो किया, स्टेप्स फॉलो करके ही ड्रॉ करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नाउ कंसंट्रेट स्टूडेंट्स, कंसंट्रेट। ये लेंथ कितना है? E0। ये लेंथ कितना है? V0R।
और ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, इट्स वी नॉट एल। ये अगर वी नॉट एल है तो ये कितना है, वी नॉट एल, सही है ना। ये अगर वी नॉट एल है तो ये कितना है, वी नॉट एल, ठीक है। सो आप क्लियरली देख सकते हो। सो आप लिख सकते हो यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, ए नॉट स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर, ठीक है। हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, नो। अभी कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। और ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज। समझ में आया होगा। सो ए नॉट स्क्वायर वी नॉट आर, तो वी नॉट आर क्या होता है, भूलने से कैसे होगा स्टूडेंट्स, आज ही तो पढ़ाया, आज ही तो पढ़ाया। क्या होगा, आई नॉट आर होल स्क्वायर। आई नॉट क्या था, आई नॉट क्या था स्टूडेंट्स, आज ही तो पढ़ा है हम लोगों ने, आज ही पढ़ा मतलब आज डिस्कस किया, ये था ना आई नॉट। कोई प्रॉब्लम, नो। नेक्स्ट यहां पे आई नॉट एक्सेल, ठीक है ना, आज ही तो पढ़ा हम लोगों ने कि आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट एल बाई एक्सेल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वी नॉट एल क्या होगा, आई नॉट टाइम्स एक्सेल। कोई प्रॉब्लम यहां तक स्टूडेंट्स, नो। सो ध्यान से देखते रहिए। इम्प्लाइज ए नॉट स्क्वायर, तो इसमें भी आई नॉट स्क्वायर है, इसमें भी आई नॉट स्क्वायर है, तो आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, ठीक है। implies I naught square equals to A naught square by R square plus XL square, or I naught equals to I naught square equals to this, तो I naught equals to क्या होगा, रूट ओवर A naught square, मतलब पूरा रूट ओवर होगा ना, तो रूट ओवर A naught square। तो ठीक है, लिख लेता हूं एक बार, रूट ओवर ए नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर, और आई नॉट इक्वल्स टू रूट ओवर ए नॉट स्क्वायर होगा ए नॉट बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। इसको आप ई नॉट बाई जेड भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई क्या एक्सपेक्ट करते हो, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग। आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जगह पे क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो what is root over r square plus xl square? It is effective resistance. It is effective resistance of LR series circuit. It is effective resistance of LR series circuit. ठीक है। ऐसी सर्किट में अगर इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में है, ऐसी सर्किट में अगर इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में है, तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड वी डिनोट इम्पीडेंस बाय जेड, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो वेयर, मैं लैंग्वेज बोल के देता हूं स्टूडेंट्स, तो ठीक है, वेयर जेड इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर,
is the effective resistance of LR circuit, is the effective resistance of LR circuit called impedance, IMPEDANCE। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला तो यूनिट क्या होगा? ओम। ओम। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? कोई प्रॉब्लम? सब कुछ लिख लेना स्टूडेंट्स, यहां तक सब कुछ लिख लेना और ये याद रखना, ये सब चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। I naught equals to E naught by Z, whereas Z is impedance। कितना? √R² plus XL² for LR series circuit। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि यहां से इस फेजर डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हो कि अप्लाइड ईएमएफ से करंट लैग कर रहा है, पीछे है ना करंट लैग कर रहा है। कितना फेज एंगल से या कितना फेज से? फाई। ठीक है, कितना फेज से? फाई। प्लीज ध्यान देता रहना स्टूडेंट्स। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे आप एक लैंग्वेज लिख लीजिए। फ्रॉम द फेजर डायग्राम इट इज क्लियर दैट इन LR सीरीज सर्किट करंट lags behind applied EMF by phase angle phi, तो आप लिखोगे I equals to I naught sin of, ध्यान से सुनना है, EMF applied EMF के फेज से करंट phi फेज पीछे चलेगा। तो EMF का फेज कितना लिया था हम लोगों ने? ओमेगा टी। तो करंट का फेज क्या होगा? ओमेगा टी माइनस फाई। समझ में आया स्टूडेंट्स? और ये फाई जो है वो हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, आप ध्यान दोगे तो मैं समझा दूंगा। तो ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं अलग से, ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, अप्लाइड ईएमएफ से लैग कर रहा है बाय फेज एंगल फाई। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करते रहना है। तो ये एंगल हो गया फाई। ये क्या है स्टूडेंट्स? V नॉट R। तो V नॉट R क्या होगा? इट्स I नॉट R। ठीक है ना, अभी मैंने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? ये तो V नॉट L है, ठीक है ना। तो V नॉट L के जगह पे, मतलब सॉरी, यहां पे आप लिख सकते हो V नॉट L। ये अगर V नॉट L है तो ये भी V नॉट L है। तो V नॉट L ना लिख के आप लिख सकते हो I नॉट XL। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। देन ये वाला साइड है, ये वाला साइड E नॉट इक्वल्स टू क्या आया था अभी हम लोग का? I नॉट इक्वल्स टू क्या आया था फाइनली? E नॉट बाई Z। तो E नॉट के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? E नॉट के जगह पे आप लिख सकते हो I नॉट मल्टीप्लाइड बाई Z। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नाउ इफ यू कंसेंट्रेट, हर एक साइड में I नॉट है, तो अगर आप ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो निकालोगे दिस साइड बाय दिस साइड और दिस साइड बाय दिस साइड, या कोई भी साइड बाय कोई भी साइड, तो I नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, हाँ या ना? तो I नॉट को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो का बात करते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी थीटा, तो दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, I नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। तो I नॉट को उड़ा दिया मैंने। इस ट्राइंगल को कहते हैं स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल को एक नाम दिया गया, इस ट्राइंगल को कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल? इम्पीडेंस ट्राइंगल।
यहां से आप tan फाई cos फाई कुछ भी निकाल सकते हो। cos फाई क्या होगा स्टूडेंट्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट्स r बाई z। tan फाई क्या होगा स्टूडेंट्स, tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस एक्सल बाई r। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप बोलोगे सर यहां से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्या? ऑब्वियसली डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको अगर ये इंपिडेंस ट्रायंगल याद रह जाए तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आपको पूरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वहां पे तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए शायद नहीं पूछेगा। अगर शायद नहीं पूछेगा तो आप फाई, tan फाई या cos फाई निकालने के लिए क्या ये पूरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे? जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखिए। ठीक है ना। और ये ट्रायंगल कैसे निकाला वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अगर आप tan फाई निकाल लोगे विच इज इंडक्टिव रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस, तो आप फाई निकाल सकते हो। और अगर आप फाई निकाल सकते हो, अगर आपने फाई निकाल लिया तो आपको करंट एट टाइम t पता चल जाएगा। आप यहाँ पे फाई की जगह पे फाई बिठा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना है कि करंट जो है वो अप्लाइड ईएमएफ से लैग कर रहा है, लैग कर रहा है बाय फेज एंगल फाई। इन एलआर सर्किट करंट लैग्स द अप्लाइड ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई। ये याद रखना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एन आरएल सर्किट, क्लियरली आपको दिख रहा है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, एंड ईएमएफ एट टाइम टी, ईएमएफ अप्लाइड एट टाइम टी दिया हुआ है tan साइन ऑफ 5t प्लस 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ईएमएफ का फेज क्या है स्टूडेंट्स? सिंपली मैंने बोला था साइन के बाद जो होता है दैट इज फेज। तो ईएमएफ का फेज क्या है एट टाइम टी? 5t प्लस 30 डिग्री, सिंपल। ठीक है, आप बोल सकते हो सर आपने तो ओमेगा टी लिया हुआ था। स्टूडेंट्स वो तो हम लोगों ने माना था ऐसे कि चलिए मान लेते हैं कि एट टाइम टी फेज है ओमेगा टी। ठीक है, जैसे कि यहां पे एट टाइम टी फेज क्या है ईएमएफ का 5t प्लस 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो इसको लेके टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेंट्रेट। तो क्या क्या निकालना स्टूडेंट्स? Z, I0, IRMS, E0, ERMS, करंट एट टाइम टी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एट टाइम टी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एट टाइम टी। तो निकाल सकते हैं आराम से हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले इंपिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं फॉर आरएल सर्किट। क्या था स्टूडेंट्स इंपिडेंस ट्रायंगल? ये था फाई, ये था फाई। इसमें करंट लीड करता है या लैग करता है स्टूडेंट्स? यस, इसमें करंट लीड करता है या लैग करता है? इसमें करंट लैग करता है। ठीक है ना, इसमें करंट लैग करता है ईएमएफ से बाय फेज एंगल फाई। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, ये क्या था स्टूडेंट्स? आर, ये क्या था? जेड, और ये क्या था? एक्सल। ठीक है, सो आर तो दिया हुआ है 3 ओम, एक्सल तो दिया हुआ है 4 ओम। तो Z क्या था? Z था √R² प्लस एक्सल स्क्वायर, जो कि यहां से भी आपको दिख रहा है। Z इक्वल्स टू क्या होगा? √this² प्लस this स्क्वायर। सो Z इक्वल्स टू √R² प्लस एक्सल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3² प्लस 4²। क्या होगा? 9 प्लस 16 यानी कि √25, इट्स 5 ओम। व्हाट इज Z? Z यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंपिडेंस। तो इस सर्किट का इंपिडेंस क्या आया? 5 ओम। हो गया। तो Z हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, Z हम लोगों ने निकाल लिया। देन हम लोग निकालेंगे I0। ठीक है, तो I0 क्या था स्टूडेंट्स?
आई नॉट था ए नॉट बाई जेड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो। तो ए नॉट तो यहां से मिल जाएगा, E इक्वल्स टू ए नॉट साइन ऑफ फेज, ठीक है ना। तो ये क्या है, ए नॉट है 10 और Z क्या है 5। तो आई नॉट कितना आया, ए नॉट बाई जेड, यानी कि 2 एम्पियर। करंट है तो एम्पियर होगा। नेक्स्ट IRMS। IRMS क्या था स्टूडेंट्स, आई नॉट बाई रूट 2। तो आई नॉट तो 2 एम्पियर है, बाई रूट 2 तो 2 को लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। तो रूट टू कैंसिल, ऊपर रह गया रूट 2। IRMS निकाल लिया। नेक्स्ट क्या चाहिए, ई नॉट। अच्छा, ई नॉट तो निकालने का जरूरत नहीं, ई नॉट तो 10 है, ये है ना ई नॉट, ई इक्वल्स टू ई नॉट, ठीक है। सो ई नॉट इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। देन ERMS तो ई नॉट बाई रूट 2 होगा, ERMS तो ई नॉट बाई रूट 2 होगा, ठीक है। और ERMS कितना, ई नॉट कितना है 10, सो 10 बाई रूट 2, ठीक है, वोल्ट। 10 बाई रूट 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 रूट 2 होगा। 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 बाई रूट 2। सो रूट 2 कैंसिल, इट्स 5 रूट 2 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम? नो। देन करंट एट टाइम t चाहिए, करंट एट टाइम t। सो इन केस ऑफ RL सर्किट, करंट लैग करता है बाय फेज एंगल फाई, तो फाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि फाई निकालेंगे तब जाके हम लोग करंट निकाल सकते हैं, ठीक है, तब जाके हम लोग करंट निकाल सकते हैं। सो ध्यान से सुनना है, पहले फाई निकाल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, कॉस फाई, वैसे तो ये ट्राइंगल देख के समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, Z कितना आया 5, तो ये ट्राइंगल देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है, 5 4 3, 5 4 3, ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स, ये तो स्पेशल वाला ट्राइंगल था, ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो निकालने का जरूरत नहीं है, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। ये कितना होगा 37, मैंने समझाया था ना 5 और 3 के बीच का एंगल 53, ठीक है। सो 5 4 3, ये तो स्पेशल वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, सो दिस एंगल इज 53 डिग्री, ठीक है। तो करंट एट टाइम t निकालते हैं। तो करंट EMF का जो भी फेज है, EMF का जो भी फेज है उससे लैग करेगा बाय फेज एंगल फाई इन RL सर्किट। पता है स्टूडेंट्स हम लोग को, यस और नो? यस। सो ध्यान देना है। सो I इक्वल्स टू आई नॉट, आई नॉट कितना है 2, तो लिखो 2। I इक्वल्स टू आई नॉट, देन साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी की जगह पे क्या है 5t। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, साइन ऑफ EMF का जो भी फेज है, तो EMF का फेज क्या है टाइम t, 5t प्लस 30। ध्यान से सुनना है, लैंग्वेज सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ EMF का जो भी फेज है उससे लैग करेगा बाय फेज एंगल फाई, तो लैग करेगा मतलब माइनस फाई लिखूंगा। EMF का फेज क्या है टाइम t, 5t प्लस 30। EMF का जो भी फेज होगा उससे लैग करेगा बाय फेज एंगल फाई, तो माइनस फाई लिखना है मुझे भी, फाई, बट फाई 53, तो लिखेंगे माइनस 53। समझ में आया? तो इसको आप ठीक ठाक करके लिख सकते हो अभी, 2 साइन ऑफ 5t, 30 माइनस 53 कितना होगा माइनस 23। दिस इज करंट एट टाइम t, दिस इज करंट एट टाइम t, ये वाला हो गया। देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर क्या होगा,
ध्यान से सुनना, इट इज इक्वल्स टू वी नॉट, ठीक है। साइन ऑफ करंट का और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर का फेज सेम होता है, यस और नो? करंट का फेज एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर का फेज सेम होता है, तो जो फेज है करंट का वही यहां पे लिख लो। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। और वी नॉट आर वो तो हम लोग को पता है, वी नॉट आर क्या होगा? आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर। आज भी हम लोगों ने देखा वी नॉट आर क्या है? आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आई नॉट कितना है? 2 और आर कितना है? 3। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई आर, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट्स 6। तो 6 साइन ऑफ 5t माइनस 23 डिग्री। आया स्टूडेंट समझ में? आया? देन और क्या चाहिए? और चाहिए ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एट टाइम t। क्या होगा स्टूडेंट्स? साइन ऑफ करंट का जो फेज है, करंट स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनना है, बहुत बार बोला मैंने, इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग करता है बाय फेज एंगल पाई बाय 2। इंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उससे करंट लैग करता है, उससे करंट लैग करता है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है बाय 5/2। करंट अगर लैग करता है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है बाय 5/2, ठीक है। सो ध्यान से सुनना है, साइन इससे ये लैग करता है, इससे ये वाला, इससे इसका फेस, इसका फेस इसके फेस से 90 कम होगा, तो उल्टा वाला बोलेंगे कि इसका फेस इसके फेस से 90 ज्यादा होगा, तो एक ही बात है। सो 5t माइनस 23 डिग्री प्लस 90। कंफ्यूज नहीं होना, इजी है। और वी नॉट एल क्या होगा? आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8, ठीक है। 90 माइनस 23 कितना होगा स्टूडेंट्स? 90 माइनस 23 67। कुछ गलती तो नहीं किया होगा शायद मैंने? समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज। तो अगर आपका इंडक्टर एंड रेजिस्टर इन सीरीज क्लियर है तब तो ये बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है आपको, बहुत ज्यादा इजी। सो लिखता है एसी सर्किट containing capacitor and resistor in series। AC circuit containing capacitor and resistor in series, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी। तो इसको आप लोग आरसी सीरीज सर्किट भी बोल सकते हो, ठीक है। लास्ट वाले को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? एलआर या आरएल, एक ही बात है। आरसी सीरीज सर्किट, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ट्राई कीजिए आप लोग, आराम से आप कर पाओगे, आराम से। ये हो गया रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है आर, और ये हो गया कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है सी। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। इसके अक्रॉस अपने अप्लाई किया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। कोई प्रॉब्लम? नो। सो आप लिख सकते हो लेट एट टाइम टी alternating EMF applied
दैट एट टाइम टी अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड, ऑब्वियसली अप्लाइड बोला तो यही होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, E इक्वल्स टू ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन भी आप लिख सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। तो एट टाइम टी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, वी आर, एट टाइम टी का बात कर रहा हूं, और इसके अक्रॉस क्या होगा, वीसी, ठीक है। और जो भी करंट होगा वो तो सेम ही रहेगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज, जो भी करंट होगा सर्किट में वो तो सेम ही होगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। अभी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यस, फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो क्योंकि दोनों में से सेम करंट रहेगा तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे करंट। तो ये वाला फेजर है करंट का फेजर, ये वाला फेजर है करंट का फेजर, मतलब इसका लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट आप किसका फेजर ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर का फेजर, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी बोल सकते हो आप, इसका फेजर। तो वो तो स्टूडेंट्स करंट के साथ फेज में होता है, करंट के साथ फेज में होता है। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर का फेजर। इसका लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप या मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। अभी आप किसका फेजर ड्रॉ करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि इन केस ऑफ कैपेसिटर उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर से करंट लीड करता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर से करंट लीड करता है, और यू कैन से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर करंट से लैग करता है। कितना स्टूडेंट्स, बाय व्हाट फेज, इट्स पाई बाय 2, इट्स पाई बाय 2। सो ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर से करंट लीड करता है, तो करंट लीड करता है, आप कैसे दिखाओगे, ध्यान देना है। हो गया, समझ में आया स्टूडेंट्स, आया? तो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर लग रहा है कि नहीं, अच्छा ठीक है, उतना नहीं लगने से भी होगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया फेजर किसका, कैपेसिटर का, मतलब इसका लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। तो आप देख सकते हो करंट से लैग कर रहा है, या बोल सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर से करंट लीड कर रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया? कितना एंगल से लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, पाई बाय 2, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। करंट से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर लैग कर रहा है बाय पाई बाय 2 बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो करंट जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर से लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। सो बहुत इजी, बहुत इजी, जस्ट एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। हो गया।
ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। सो वी नॉट आर को यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो हो गया पैरेललोग्राम। तो इस वेक्टर का यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर का फेजर का रिजल्टेंट जो होगा विच इज दिस वेक्टर, दिस इज द फेजर ऑफ EMF applied. This is the phasor of EMF applied across the combination. ठीक है, तो ये EMF applied का फेजर है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? E0। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देते रहिए। EMF अप्लाइड EMF का फेजर टाइम टी आपने कितना माना? ओमेगा टी। तो ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। ठीक है ना, समझ में आया? इस एक्सिस से ये एंगल, इस एक्सिस से फेजर तक का एंगल है फेज एट टाइम टी। तो फेज एट टाइम टी क्या है? ओमेगा टी। नेक्स्ट करंट का फेज, सॉरी करंट का फेजर EMF के अप्लाइड EMF के फेजर से आगे है, लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? करंट का फेजर अप्लाइड EMF के फेजर से लैग कर रहा है या लीड कर रहा है? लीड कर रहा है। बाय व्हाट एंगल? नहीं पता, तो फाई नाम दे देते हैं। हो गया फेजर डायग्राम कंप्लीट। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना है, बाकी बहुत इजी। ठीक है ना? तो अभी पहले की तरह स्टेप फॉलो करना है। ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज E0, दिस इज V0 R, और ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज V0 C। ठीक है ना? E0 V0 R V0 C। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप लिख सकते हो अप्लाइंग पाइथागोरियन थ्योरम, A0 स्क्वायर इक्वल्स टू V0 R स्क्वायर प्लस V0 C स्क्वायर। कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। ध्यान देते रहिए। इम्प्लाइज E0 स्क्वायर V0 R क्या होगा स्टूडेंट्स? थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखाया था, I0 R होल स्क्वायर। V0 C क्या होगा स्टूडेंट्स? I0 क्या होता है? I0 क्या होता है? V0 C बाई XC। XC यस और नो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो V0 C क्या होगा? I0 XC। बेसिक्स क्लियर करने के बाद हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है ना? तो क्या होगा? हमेशा इजी लगता रहेगा। सो इम्प्लाइज यहां पे लिख लेता हूं कि E0 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे भी I0 स्क्वायर आएगा, यहां पे भी I0 स्क्वायर आएगा, तो I0 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आया R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है? इम्प्लाइज I0 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? E0 स्क्वायर बाई दिस, राइट? E0 स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। सो इम्प्लाइज I0 इक्वल्स टू होगा रूट ओवर दिस, तो रूट ओवर E0 स्क्वायर हो गया E0 बाई रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है? तो I0 इक्वल्स टू E0 बाई क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? I0 इक्वल्स टू E0 बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस होना चाहिए। इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंपीडेंस। क्या कहते हैं? इंपीडेंस। कौन सा सर्किट? RC सीरीज सर्किट। ठीक है? सो Z इक्वल्स टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर।
is the effective resistance of AC circuit containing capacitor and resistor in series and called impedance. impedance समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम आपको? ना? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो? समझ में आया सब कुछ? यस, ठीक है ना? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि अप्लाइड ईएमएफ से करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है बाय फेज एंगल फाई, ठीक है? तो आई क्या होगा स्टूडेंट्स? करंट एट टाइम टी क्या होगा? आई नॉट साइन ऑफ ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ का जो भी फेज है विच इज ओमेगा टी हियर, उससे फाई फेज आगे है, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ में आया होगा? आया? तो आप लिख सकते हो हियर करंट लीड्स, हियर करंट लीड्स द अप्लाइड ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट इंपीडेंस ट्रायंगल का बात करते हैं, वहां से हम लोग फाई भी निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, इस ट्रायंगल को, ठीक है स्टूडेंट्स? इस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है? सो ये एंगल है फाई, ये एंगल है फाई, ये है ई नॉट, ठीक है? ये है वी नॉट आर। तो ई नॉट के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई नॉट जेड। अभी अभी तो एक्सप्लेन किया, ई नॉट इक्वल्स टू क्या आया था? आई नॉट बाई जेड आया था। सॉरी, आई नॉट इक्वल्स टू क्या आया था? ई नॉट बाई जेड आया था। तो ई नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं? आई नॉट जेड। तो इसके जगह पे लिखा हम लोगों ने आई नॉट जेड। कोई प्रॉब्लम? नो। ये है वी नॉट आर, तो वी नॉट आर के जगह पे आप लिख सकते हो आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर। ये क्या है? ये है वी नॉट सी, तो वी नॉट सी के जगह पे आप लिख सकते हो आई नॉट एक्स सी। तो अगर आप ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो का बात करते हो, कॉस फाई, साइन फाई, टेन फाई, तो आई नॉट तो कैंसिल होगा, ठीक है? साइड बाय साइड करने से आई नॉट तो कैंसिल होगा, तो आई नॉट को छोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो ये है इंपीडेंस ट्रायंगल। यहां से आप टेन फाई निकाल सकते हो। क्या होगा स्टूडेंट्स? टेन फाई परपेंडिकुलर बाय बेस, सो एक्सी, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एक्सी बाय आर। यहां से आप कॉस फाई निकाल सकते हो। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, आर बाय जेड। यहां से आप जेड भी निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल से आप जेड भी निकाल सकते हो। जेड क्या होगा? यहां से रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही तो था जेड। सिमिलरली लास्ट जो हम लोगों ने एम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ किया था इन एलआर सीरीज सर्किट, उसमें भी आप एम्पीडेंस ट्रायंगल से जेड निकाल सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया सब कुछ? स्टूडेंट्स, सिमिलर एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर और कैपेसिटर इन सीरीज है। पहले वाला प्रॉब्लम में रजिस्टर एंड इंडक्टर था, ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस इज आरसी सर्किट, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये है ईएमएफ एट टाइम टी। यहां पे कुछ भी फेज हो सकता है, सिर्फ 5t भी हो सकता था, ठीक है? सो साइन के बाद जो होता है दैट इज फेज एट टाइम टी, ठीक है स्टूडेंट्स? सिर्फ 5t भी हो सकता था, 5t प्लस 60 डिग्री भी हो सकता था, ठीक है ना? तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। सो सबसे पहले हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। इन
आरसी सर्किट इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसा था, राइट? ये एंगल था फाई, ये था जेड, ये था आर और ये था एक्सी, ठीक है? आर इज 3 ओम गिवन, एक्सी इज 4 ओम, तो जेड क्या होगा स्टूडेंट्स? जेड इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस रूट ओवर जेड इक्वल्स टू, दिस इज जेड, जेड इक्वल्स टू रूट ओवर this square plus this square, so 3 square plus 4 square, it is root over 25, 5, तो z कितना? 5 और 3 के बीच में एंगल, ये तो 5 4 3 वाला ट्राइंगल है, 5 और 3 के बीच में एंगल 53 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स? तो z निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? आई नॉट। आई नॉट, तो आई नॉट क्या था स्टूडेंट्स? आई नॉट क्या था फॉर आरसी सर्किट? ई नॉट बाई जेड, ठीक है? थोड़ा लेक्चर मन लगा के देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स और समझ समझ के आगे बढ़ना है। सो ई नॉट कितना? ई नॉट कितना? ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन, तो ये ई नॉट 10 और जेड 5, सो 2 एम्पियर। देन आई आर एम एस, तो आई आर एम एस क्या था? आई नॉट बाई रूट 2, तो आई नॉट इज 2 बाई रूट 2, 2 इज रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, एक एक रूट 2 कैंसिल, इट इज रूट 2। देन ई नॉट तो दिख ही रहा है, ई इक्वल्स टू ई नॉट, सो इट्स 10 वोल्ट। देन ई आर एम एस क्या था स्टूडेंट्स? ई नॉट बाई रूट 2, ई आर एम एस क्या था? ई नॉट बाई रूट 2, ठीक है? इम्प्लाइज ई आर एम एस इक्वल्स टू, ई नॉट के जगह पे क्या बैठाएंगे स्टूडेंट्स? 10 डिवाइडेड बाई रूट 2, सो 10 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 के जगह पे लिख सकते हैं रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, रूट 2 कैंसिल, इट्स 5 रूट 2 वोल्ट। हो गया ई आर एम एस। देन करंट एट टाइम टी, करंट एट टाइम टी, सो करंट तो यहाँ पे लीड करता है बाई फेज एंगल फाई, ठीक है? करंट यहाँ पे लीड करता है बाई फेज एंगल फाई, सो आई इक्वल्स टू क्या होगा? आई नॉट, तो आई नॉट तो हम लोग निकाल के रखा है 2, आई नॉट तो हम लोग ने निकाल के रखा 2, साइन ऑफ ईएमएफ का जो भी फेज है एट टाइम टी उससे लीड करेगा बाय फेज एंगल फाई, तो ईएमएफ का फेज एट टाइम टी क्या है? 5t प्लस 30 डिग्री, उससे लीड करेगा बाय फेज एंगल फाई, तो फाई कितना है? 53। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ 5t प्लस 5 प्लस 53 प्लस 30, इट इज 83। हो गया। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एट टाइम t, तो वो तो होगा V नॉट R, साइन ऑफ करंट का जो फेज होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर का भी तो सेम ही फेज होता है, तो ये है करंट का फेज, तो इसका फेज भी तो सेम ही होगा, और V नॉट R तो I नॉट मल्टीप्लाइड बाय R होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, I नॉट मल्टीप्लाइड बाय R, I नॉट कितना है 2, I नॉट कितना है 2 और R कितना है 3, so 2 multiplied by 3, it's 6 sin of 5t plus 83 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? देन ये क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, V नॉट C साइन ऑफ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, करंट से मतलब इन केस ऑफ कैपेसिटर, current in case of capacitor, potential drop across, please concentrate, potential drop across capacitor से current lead करता है by phase angle 90 डिग्री और pi by 2,
ठीक है, करंट लीड करता है, तो करंट लीड करता है तो ये तो लैग कर रहा है। ये अगर इसका फेज अगर इसके फेज से 90 डिग्री आगे है, इसका मतलब इसका फेज इसके फेज से 90 डिग्री पीछे है। तो 5t प्लस 83 माइनस 90 जो आया आप लोग लिख लीजिए। और यहाँ पे V नॉट सी क्या होगा, इट्स I नॉट मल्टीप्लाइड बाई XC। I नॉट कितना है 2 और XC कितना है 4, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 6। यहाँ पे जो आया वो लिख लीजिए, 5t प्लस जो आया वो लिख लीजिए, कितना होगा 83 माइनस 90 माइनस 7 डिग्री हो गया। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, सब कुछ आया स्टूडेंट्स। आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट के बारे में एक चीज बोलना मैं भूल गया था, तो अभी बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग नोट में लिख सकते हो। सो वी नो दैट स्टूडेंट्स आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2। आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2, कोई प्रॉब्लम नो। बट स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज देखा कि एलआर सर्किट हो या आरसी सर्किट हो, एलआर सर्किट हो या आरसी सर्किट हो, आई नॉट क्या होता है, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड होता है। आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड होता है, ठीक है। यस, फॉर आरसी सर्किट एंड एलआर सर्किट जेड का वैल्यू अलग है, बट आई नॉट इक्वल्स टू तो ई नॉट बाई जेड ही आया था, ठीक है ना। तो आई नॉट के जगह पे आप लिख सकते हो ई नॉट बाई जेड, आई नॉट के जगह पे आप लिख सकते हो ई नॉट बाई जेड। बट स्टूडेंट्स वी नो दैट ई नॉट बाई √2 इज ई आर एम एस, ई नॉट बाई √2 इज ई आर एम एस, तो इसको लिख सकते हैं ई आर एम एस बाई जेड। तो दिस इज द रिलेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस बाई जेड। ऑब्वियसली फॉर आरएल सर्किट Z था R² प्लस XL² एंड फॉर RC सर्किट Z था R² प्लस XC²। XL क्या है स्टूडेंट्स, आराम से आप लोगों को याद है, इट्स ओमेगा L। XC क्या है 1/ωc। व्हाट इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2πf। ओमेगा की जगह पे आप 2πf भी लिख सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट सब कुछ।